बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में 570 तक डिस्कशन कर ली थी, तो नाउ इन दिस वीडियो हम 571 टू ऑनवर्ड जितने भी रहते हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो फिर हमारे न्यू एमसीक्यूज़ की डिस्कशन भी ख़त्म हो जाएगी। 571 में और अच्छा एक और बात याद करवा दूँ, वो पहले भी मैंने कहनी थी मुझे याद नहीं रही, कि जब आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो रिकमेंडेड ये होगा कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर से चलें, ठीक है? तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? और अक्सर बच्चे इसके कीज़ पूछ रहे होते हैं, तो जो इस डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होगा, उस पेज फर्स्ट पेज पे मैंने सारे के सारे लिंक अवेलेबल किए होते हैं, वहाँ से जाकर आप ईज़िली सॉल्यूशन तक अपने सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी एमसीक्यूज़ का आंसर नहीं आ रहा, ठीक है? और आंसर आप फाइंड करना चाहते हैं, तो या लॉजिक उसकी समझ नहीं आ रही कि जो ऑप्शन बना ये कैसे सही बना। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अ, हम 212 का आंसर देखना चाह रहे हैं, ठीक है? अब 212 का आंसर की तो यहाँ पे पड़ी हुई है, इधर गई, या कोई और चेक कर लेते हैं। उम, चलें, इसको देखना चाहते हैं कि 283 का आंसर क्या है, ठीक है? अगर मुझे 283 का आंसर देखना है, तो आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे चले जाना है। फर्स्ट पेज के ऊपर ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिंक्स पड़े हुए हैं, ठीक है? तो हमने आंसर देखना था 283 का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 283 देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, ठीक है? तो 283 यहाँ पर आ रहा है, 276 और 285 के दरमियान में 283 मिल जाएगा। तो जस्ट करना क्या, या क्या पीडीएफ फाइल होगी, ठीक है? मोबाइल में मोबाइल से, या पीसी में तो पीसी से सिर्फ आपने क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन तक पहुँच जाएँगे। ओह! नेट क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, मैंने अभी फ्रेश किया, अभी नेट आ गया, चेक करते हैं इसको। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आप ये पहुँच जाएँगे सॉल्यूशन पे। तो ये देखिए आप डायरेक्ट वीडियो पे तक पहुँच गए, ठीक है? तो यहाँ से फिर देख लीजिएगा। 283 चेक करेंगे, 283 आ गया आपका, ठीक है? अ, ये 283 हमारे पास आ गया, ठीक है? तो इस तरह से डायरेक्ट आप सॉल्यूशन तक पहुँच जाती हैं, ठीक है? और डिटेल डिस्कशन भी हो जाती है, उससे फ़ायदा हो जाता है ज़्यादा। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए। स्टार्ट करते हैं 571, क्योंकि आज सवाल कम ही है, ठीक है? तो मैंने कहा चलें थोड़े से आपको गाइड कर दूँ मैं, ठीक है? 571 में, और एक और बात बता दूँ, शायद पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो सुन लें, कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, उसके बाद 3 ये हो गए माइक्रो के, और मैक्रो में से चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 13, ये 5 चैप्टर फुल फ्लेज यूट्यूब के ऊपर फुल फ्लेज लेक्चर मेरे पड़े होंगे, ठीक है? पीआरसी 3 इकोनॉमिक्स के ये न्यू सारे के सारे डिस्कशन होंगी पीआरसी 3 के हवाले से। तो ये 5 चैप्टर भी आप देख लीजिएगा, तो उससे भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? ये लेक्चर आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो प्लेलिस्ट में ये फाइंड कर लीजिएगा। तो जिनको प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता, वो यहाँ पर गूगल में यूट्यूब लिखेंगे, तो यूट्यूब में जाइएगा। तो यूट्यूब पे जाकर आपने यहाँ पे एचएमएस नाम लिख देना है, ठीक है? तो जैसे आप एचएमएस नाम लिखेंगे, तो ये टॉप पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? तो आप यहाँ चैनल पे आ जाएँगे, फिर यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाएँगे तो मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेलिस्ट आ जाएँगी, ठीक है? तो इस प्लेलिस्ट में से हमने इकोनॉमिक्स के लेक्चर वाली प्लेलिस्ट ढूँढनी है कौन-सी है। तो ये हमारे पास इकोनॉमिक्स के लेक्चर की प्लेलिस्ट है, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाली, तो इसको ओपन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे लेक्चर 1 आ जाएगा, ठीक है? और ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है? फिर इस तरीके से आपको फिर ये चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है? इस तरह चैप्टर 4 आ जाएगा, और उसके बाद फिर चैप्टर 8 आ जाएगा। ये वो चैप्टर 8 पड़ा हुआ है, और किधर गया? अभी नज़र में आया था।
ये चैप्टर 13 पढ़ा हुआ है और लास्ट में मेरे ख्याल में ये चैप्टर 8 पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, अब अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 571 में इन प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट रोल इज, कहता है प्लान्ड इकोनॉमी में बताएं गवर्नमेंट का रोल क्या होगा। तो हमने कहा प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम क्या होता ही सारा गवर्नमेंट का रोल ही है, ठीक है। तो रोल इज एक्सटेंसिव, नॉन एक्सटेंसिव, मॉडरेट या लो, हम कहेंगे एक्सटेंसिव रोल होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आसान सान वाले एमसीक्यूज थे, इसलिए मैंने कहा चलो शुरू में थोड़ा सा गाइड करते हैं आपको, ठीक है जी। 572 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से कौन सा फंक्शन ऑफ मनी नहीं है। अच्छा, ये ऐसा एमसीक्यू था जिसमें तो मैं तो खुद भी बड़ा कंफ्यूज रहा, ठीक है। अब दो तो मनी के फंक्शन बहुत क्लियर कट है इसमें से। उसने पूछा नॉट फंक्शन ऑफ मनी, तो पहले बता दूं फंक्शन ऑफ मनी कौन है। स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ मनी, और यूनिट ऑफ अकाउंट, ये दो तो फंक्शन ऑफ मनी है। फंक्शन ऑफ मनी जो होते हैं वो चार होते हैं, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, और डेफर्ड पेमेंट वाला, ये चार होते हैं फंक्शन ऑफ मनी। अब स्टोर ऑफ वैल्यू है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ स्टोरेज कोई भी नहीं होता, मीडियम ऑफ स्टोरेज नहीं होता फंक्शन ऑफ मनी में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। यानी कि यहाँ पे वर्ड स्टोरेज नहीं आना चाहिए था, ये जो वर्ड स्टोरेज है ये स्टोरेज नहीं आना था, यहाँ पे आना था एक्सचेंज आना था, ठीक है। और जो फोर्थ वन हमारे पास होता है वो होता है डेफर्ड पेमेंट, मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट तो नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ वेल्थ, तो स्टैंडर्ड ऑफ वेल्थ तो बिल्कुल भी हमारे पास दूर दूर तक फंक्शन ऑफ मनी में नहीं आता, ठीक है। तो अब चेक करें कि बीटा और चार्ली तो फंक्शन ऑफ मनी है। अब देखें ये वो एमसीक्यूज होते हैं जो मैं अगर ऑप्शन आपको ऑप्शन की दे भी दूं, आंसर की दे भी दूं, तो आप कंफ्यूज रहेंगे सर ये ऑप्शन आपने जो लगाया किस तरह से लगा दिया, ठीक है। तो दैट्स वाई ये डिस्कशन का फ़ायदा ये होता है कि समटाइम कुछ ऐसे एमसीक्यूज एग्जाम में आ जाते हैं जिनमें हमने एक दोनों ही सही होते हैं, बट फिर भी हमें किसी एक की तरफ मूव करना होता है, बेस्ट ऑप्शन की तरफ मूव करना होता है। तो फिर ये इस डिस्कशन से हमें बात सीखने को मिलती है, वरना अदरवाइज आंसर की बेस के ऊपर हम कंफ्यूज रहेंगे कि आंसर किस बिहाफ पर सही किया गया है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब देखें एग्जामिनर अगर कहता कि बताएं सिलेक्ट एनी टू, अगर मुझे यहाँ पे लिख देता सिलेक्ट एनी टू, कोई से दो सिलेक्ट करें जो फंक्शन ऑफ मनी नहीं है, तो बिल्कुल मैं डेल्टा को भी सिलेक्ट करता और अल्फा को भी सिलेक्ट करता, ये दोनों मेरे सही होते। क्योंकि एग्जामिनर ने अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ सिलेक्ट एनी टू, तो मुझे किसी एक को ही सिलेक्ट करना है। अब किसी एक को सिलेक्ट करना है तो देखना है कौन सा फंक्शन ऑफ मनी के करीब करीब बन जाता है। तो मीडियम ऑफ स्टोरेज, मीडियम ऑफ स्टोरेज में पैसे को स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू, तो मीडियम ऑफ स्टोरेज स्टोर ऑफ वैल्यू के तकरीबन करीब करीब है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ वेल्थ तो फंक्शन ऑफ मनी सिरे से ही नहीं है। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, डेल्टा को मानेंगे कि ये फंक्शन ऑफ मनी नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे दो ऑप्शन सेलेक्ट करने लिखा था तो फिर अल्फा भी मेरा फंक्शन ऑफ मनी ना बनता, ठीक है। अच्छा जी, 573 इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है क्या, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहता है कि एम वी इज इक्वल टू पी टी, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन है, जिसमें से हम क्या करते हैं मनी सप्लाई, इसमें से हम मनी सप्लाई और प्राइस इन दोनों के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे होते हैं, और एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है ये कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये अजम्पशन में से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, बताएं कौन कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन चेंज नहीं की मैंने, ओहो, ऑप्शन ये सारी सारी ना गलत हैं। मैं अभी सही वाली ऑप्शन करता हूँ, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट भी सही वाला सेंड करूँगा आपको। चाहे राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगी कि क्वांटिटी ऑफ मनी, यहाँ पे अल्फा में आ जाएगा हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी, और बीटा में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मनी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी सेकंड ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट में ये ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। और चार्ली में आ जाएगा जीडीपी, और डेल्टा में आ जाएगा प्राइस लेवल या सिंपल प्राइस, ठीक है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में जो चीज़ कांस्टेंट रहती है वो वेलोसिटी ऑफ मनी रहती है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्योंकि बीटा ऑप्शन में है, सो बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा।
क्वांटिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि प्राइस के मनी सप्लाई ने तो चेंज होना ना, तो क्वांटिटी ऑफ मनी ने ही चेंज होना इस थ्योरी में। तो ये तो वेरिएबल चीज़ है, कांस्टेंट रह नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि जीडीपी का ये टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि जीडीपी यहाँ पे देखनी नहीं है, ऐसी मनी सप्लाई के चेंज होने से प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा और वैल्यू ऑफ मनी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में पैसों की थ्योरी, जीडीपी की थ्योरी है ही नहीं है, तो दैट्स वाई इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइसेस, क्योंकि मनी सप्लाई वेरिएबल है, तो ये प्राइसेस भी वेरिएबल है। ठीक है, तो जो चीज़ कांस्टेंट रहनी है इस कंसेप्ट में, वो वेलोसिटी ऑफ मनी रहनी है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो दैट्स वाई बीटा ऑप्शन हमारी करेक्ट बनेगी। 74 देखते हैं। द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिराइव डिमांड। कहता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को डिराइव डिमांड कहते हैं। आज उसने रीज़न पूछ लिया कि रीज़न क्या है। कहता है नंबर वन, डिपेंड ऑन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस की डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज आते हैं तो फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन मेकिंग हमने करनी पड़ती है। तो इसका ताल्लुक फैक्टर प्रोडक्शन से नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट नहीं होता, याद रखिए, डिपेंड करता है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। चार्ली, इट डिपेंड ऑन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है किस पर, डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये वाली बात सही है, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, एफओपी, ये डिपेंड करता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की प्रोडक्शन पर। सो ऑप्शन चार्ली इज़ द करेक्ट। ठीक है, और ये पहले भी हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को डिराइव डिमांड कहते हैं, उसकी रीज़न क्या हुई है। ठीक है, तो ये दोबारा से विद ऑप्शन भी मैंने डिस्कस कर दिया। 75 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज पीपीसी टू मूव आउटवर्ड। कहता है कि ये जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, कहता है कि ये राइटवर्ड शिफ्ट नहीं करेगी, उसकी रीज़न बताएं। ठीक है, ये नहीं करेगी राइटवर्ड शिफ्ट, यानी कि ये राइटवर्ड शिफ्ट ऐसे करके नहीं होगी। प्रोविजन फॉर बेटर ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट बेटर होगी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, तो इसे तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। तो हमने देखना विल नॉट कॉज, जिसे नहीं करेगी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फुल कंजम्पशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर हमारे सारे के सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हमने कंज्यूम कर लिए हैं, तो अगर सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिए तो देखिए मैं अपनी इस वाली पीपीसी कर्व के ऊपर हूँगा, तो ये मेरी पीपीसी कर्व बनेगी अगर मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिए हैं, तो देखें राइटवर्ड शिफ्ट होना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा। तो ये वाली ऑप्शन तो थोड़ी बहुत सही लग रही है, देखते हैं कोई इससे बेटर ऑप्शन तो नहीं है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से राइटवर्ड मूव कर जाऊंगा, इससे भी राइटवर्ड मूव कर जाऊंगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर हो गए, तो इससे भी राइटवर्ड मूव कर जाऊंगा, तो ये भी गलत हो गया। तो अगर रिसोर्सेज सारे कंज्यूम कर लिए हैं तो फिर हमारे लिए राइटवर्ड मूव करना पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन बीटा इज दी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कंसेप्चुअली पहुंच जाना है। 76, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड पेटेंट। कहता है जो पेटेंट है ये किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फॉल करेगा। आपको पता है पेटेंट इज अ राइट टू डू बिजनेस। व्हाट इज व्हाट इज पेटेंट? राइट टू डू बिजनेस, बिजनेस करने का राइट। जिसके पास पेटेंट होगा वो पर्टिकुलर बिजनेस कर सकता है, जिसके पास पेटेंट लाइसेंस नहीं होगा वो बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका ताल्लुक बिजनेस करने से है और बिजनेस करने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। डेल्टा ऑप्शन। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज या फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का एडवांटेज या फंक्शन नहीं है। एक्सचेंज रेट कंट्रोल ये सेंट्रल बैंक करता है, मुझे फोकस करना है नॉट पर। क्लियरिंग एजेंट ये सेंट्रल बैंक होता है। सप्लाई ऑफ मनी ये सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होती है। एक्ट एज एक्सचेंज बिल, एक्सचेंज बिल सेंट्रल बैंक का काम नहीं होता, एक्सचेंज बिल तो कमर्शियल बैंक्स करते हैं, ये तो कमर्शियल बैंक्स का काम होता है। ठीक है, कि डिस्काउंटिंग वगैरह, एक्सचेंज बिल, बिल की डिस्काउंटिंग वगैरह सारी कमर्शियल बैंक करते हैं। तो डेल्टा सेंट्रल बैंक की फंक्शन नहीं है। लास्ट टू एमसीक्यूज ऑफ द डे। इफ एक्स एंड वाई कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इंक्रीज। कहता है एक्स और वाई ये दो कंप्लीमेंट टू ईच अदर है। आपको पता है अगर ये कंप्लीमेंट टू ईच अदर हैं, अगर ये कंप्लीमेंट टू ईच अदर है और जो साइड है हमारी वो डिमांड साइड है, तो डिमांड साइड में जो रिलेशनशिप चलता है कंप्लीमेंट का वो नेगेटिव चलता है, यानी कि अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी
तो दूसरे की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सप्लाई का है, यानी कि कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन है, तो कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन में पॉजिटिव रिलेशन बनता है। तो अगर एक की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो दूसरे की सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कहता है। कहता है एक्स और वाई कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर है। अगर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर से माइंड में आ जाना चाहिए, डिमांड का कॉन्सेप्ट हुआ तो नेगेटिव, सप्लाई का कॉन्सेप्ट हुआ तो पॉजिटिव। अब चेक करते हैं हुआ क्या। प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इंक्रीज, वाई की इंक्रीज होगी कमोडिटी, यानी कि उसने वाई को यहाँ पे पहले रखा, इसका जो डिसीजन हमारा सारा एक्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो वाई की प्राइस अगर इंक्रीज कर गई, अगर डिमांड होगा तो एक्स की डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, और अगर सप्लाई हुआ तो एक्स की सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। अब चेक करते हैं ऑप्शन। इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वाई, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वाई, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर y की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कम्प्लीमेंट्री में x के ऊपर चेंज आना है, तो y की सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन आएगा, तो ये तो कम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो गेम से आउट हो गया। सेकंड देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दी डिमांड, डिमांड में कंट्रैक्शन नहीं आना, डिमांड में शिफ्ट आना है, कंट्रैक्शन तो है ही नहीं हमारा कॉन्सेप्ट। कंट्रैक्शन में तो अपनी प्राइस के चेंज होने से अपनी सप्लाई अपनी डिमांड में अगर चेंज आए तो कंट्रैक्शन आती है। कंट्रैक्शन दी सप्लाई, ये भी गलत हो गया, क्योंकि कंट्रैक्शन आती है अगर फॉर एग्जांपल वाई, प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉर वाई इंक्रीज कर जाएगा। और अगर सप्लाई के कॉन्सेप्ट से देखें तो प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज करेगा तो सप्लाई ऑफ वाई भी डिक्रीज कर जाएगा। ये एक्सटेंशन का कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो कॉन्ट्रैक्शन तो होनी नहीं है क्योंकि कंप्लीमेंट में शिफ्ट आता है, तो अल्फा बीटा डेल्टा तीनों के तीनों गलत हो गए हमारे। ठीक है, और चेक करें कि प्राइस ऑफ वाई अगर मैं इंक्रीज करूं, प्राइस ऑफ वाई अगर मैं इंक्रीज करूं तो ये कंट्रैक्शन वाली बात भी कुछ ना कुछ गलत हो रही है। तो प्राइस ऑफ वाई अगर इंक्रीज होगी तो बच्चों डिमांड फॉर वाई डिक्रीज कर जाएगी, और सप्लाई फॉर वाई वो इंक्रीज कर जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट दी डिमांड, अब देखें डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि यार ये बात तो सही है कि प्राइस ऑफ वाई ज़्यादा हो रही है तो डिमांड फॉर वाई कम हो रही है। बात तो सर बीटा में लिखी हुई है कि प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट दी डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी। नहीं, इसका मतलब प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज होने से कॉन्ट्रैक्ट दी डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी नहीं होगी, बल्कि वाई की कमोडिटी ही डिक्रीज होगी तो कंट्रैक्शन आएगा। वैसे भी कंप्लीमेंट का केस है तो कंट्रैक्शन तो आना ही नहीं है, तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को देखे क्रॉस लगाते रहे। तो देखें अल्फा बीटा डेल्टा करेक्ट सारे सारे क्रॉस हो गए, तो फिर पाँच कौन सा गया, चार्ली, तो चार्ली मेरा राइट ऑप्शन होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। चार्ली कहता है इंक्रीज द सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, तो देखें अगर ये कंप्लीमेंट है और यहाँ पे देखें ऑप्शन में सप्लाई सप्लाई का जिक्र कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन का सवाल था। प्राइस ज़्यादा होने से एक्स की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इंक्रीज, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज, और ये यहाँ पे बनेगा कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन। असल में यहाँ पे ये वर्ड छुपा हुआ था, तो कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन का मुझे कैसे पता चला, ऑप्शन में सप्लाई और सप्लाई के वर्ड से पता चला। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। ठीक है, अच्छा लास्ट वन, फिर हमारे एमसीक्यू खत्म हो गया। 79 लास्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिमांडेड बाय सेंट्रल बैंक टू एडवांस लोन। अगर हम बैंक सेंट्रल बैंक से लोन एडवांस लेंगे तो सेंट्रल बैंक कहता है कोई सिक्योरिटी रखवाओ मेरे पास, कितनी वैल्यू की सिक्योरिटी रखवानी है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे दे। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, मार्जिन रेवेन्यू, कैश रिक्वायर्ड, क्रेडिट रेशनिंग या मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इस वाले कंसेप्ट को कि जहाँ पर हमने कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से लोन लेना हो और सेंट्रल बैंक कहता है भाई कुछ सिक्योरिटी तो रखवाओ मेरे पास फिर उधार दूंगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। और ये जो एमसीक्यूज आया, ये फंक्शन टूल ऑफ जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, ये उस टूल में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट की, तो एग्जैक्ट बुक में ही डेफिनेशन आपकी लिखी होगी। ठीक है, सो बच्चों इन ऑप्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ ना हुई हो तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, अगर समझ आ गई हो तो भी कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है,
अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, अपनी क्लास फेलो से, ठीक है। रिश्तेदारों से शेयर ना कीजिएगा, उनका फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। जो आपके कोलीग्स हैं जिन्होंने पेपर देना है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।